नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। पहलगाम हमले को लेकर 30 दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को ये जनगणना कृत हुआ था और आज 22 मई है। लेकिन 35 से 37 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यहां पर घुसपैठ कर सकते हैं। 42वीं बटालियन के कमांडेंट गंगा सिंह का ये बड़ा बयान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ है पाकिस्तान, और आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान नेपाल के रास्ते में अब आप देखिए किस तरह से साजिश रच रहा है, और नेपाल के रास्ते से घुसपैठियों को भेजने की तैयारी में पाकिस्तान जुटा हुआ है। भारत भी हाई अलर्ट पर है। नेपाल के रास्ते संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां भारत भेजने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, और महराजगंज में 84 किलोमीटर खुली सीमा पर कड़ी निगरानी यहां बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि 35 से 37 आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ नेपाल के रास्ते से भारत के अंदर हो सकती है। यूपी में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट यहां घोषित कर दिया गया है। फिलहाल बताते चलें, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान अब अपना षड्यंत्र एक बार फिर से यहां पर बन रहा है। बताते चलें कि पाकिस्तान नेपाल के रास्ते अब साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी देश अब नेपाल के रास्ते संदिग्ध पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजने की तैयारी में जुट गया है, लेकिन उसमें कितना सफल हो पाएगा ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन बताते चले कि 42वीं बटालियन के कमांडेंट गंगा सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर अब चर्चा गर्म हो गई है। बताते चले कि यहां भारत में दाखिल होकर पाकिस्तान अशांति फैलाने की फिराक में जुटा हुआ है, और इसी के चलते जैसे ही इनकी भनक यहां भारत में लगी है तो चप्पे चप्पे पर सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं, और इसी के चलते भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे जंगलों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। हर गतिविधि पर हर नजर यहाँ पर रखने की कोशिश हो रही है। हर जगह पर आप देखिए अगर कोई हलचल होती है तो किस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा, यानी कि सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो तमाम ये बड़ी खबरों के साथ ही आज शुरुआत करेंगे पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिल जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दिनेश सिंह गेट हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर अनिल आप ही के पास आऊंगी। अब जिस तरह से 42वीं बटालियन के कमांडेंट कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेपाल के रास्ते से घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा, इसकी आशंका जताई जा रही है। आशा जी, ये एक अनवेरिफाइड रिपोर्ट है। इसका जिक्र जो है वो सबसे पहले 14 मई को एक्स, जिसे हम ट्विटर के नाम से भलीभांति जानते हैं, उस पर हुआ था। वहां एक नेपालीज ट्विटर हैंडल ने ये जिक्र किया था कि 37 बांग्लादेश और पाकिस्तानी, जिसमें 25 पाकिस्तानी और 12 बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेश के ठाकुरगंज से मूव हुए हैं और नेपाल बॉर्डर के रास्ते वो भारत में क्रॉस करना चाहते हैं, ताकि स्लीपर सेल्स को वहां पे एक्टिवेट करके एक किस्म का हंगामा किया जाए ऑपरेशन दूर के बाद। तो देखिए, खबर बेशक अनवेरिफाइड है, लेकिन कंसर्न किया, क्योंकि ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली ये रास्ता पाकिस्तान की आईएसआई इस्तेमाल करती रही है। उनका ये एक वेल नोन लॉन्च पैड है। यहाँ से पहले भी इन्होंने काफी हरकतें की हैं, और अभी जैसे आपके पिछले प्रोग्राम में हम अबू सैफुल्लाह का जिक्र कर रहे थे, वो भी काफी देर तक पाकिस्तान की तरफ से आईएस एजेंट बनकर नेपाल में रहता था। विनोद उसका कोड नेम था, और वो ये सब लॉन्चिंग की हरकतें करता था। तो कहने का मतलब यह है कि नेपाल एक ट्रेडिशनली आईएसआई का लॉन्च पैड रहा है। तराई के इलाके में उसके काफी स्लीपर सेल्स हैं, इसलिए ये चिंता का विषय है। और वहां पर जो तैनात है हमारी सशस्त्र सीमा बल, जैसे कि बीएसएफ है रिस्पॉन्सिबल वन बॉर्डर वन बेल्ट फोर्स के प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने भारत नेपाल सीमा का जो जिम्मेवारी है वो सशस्त्र सीमा बल को यानी एसएसबी को दे रखी है। तो वहां पर जो उनकी बटालियंस तैनात हैं, और आपको मालूम होगा जैसे ही आप सिंदूर शुरू हुआ था
तो गृह मंत्री साहब ने बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की तैनाती और नेपाल बॉर्डर के ऊपर एसएसबी की तैनाती बढ़ा दी थी। तो वैसे भी हमारी सेनाएं वहां पर जो एसएसबी है वहां पर सतर्क है, लेकिन फिर भी ये एक 1750 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, बहुत पोरस है, अंडुलेटिंग है, इसलिए वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना आसान है, ये मानना पड़ेगा हमें। और ये भी मानना पड़ेगा कि वहां पर स्लीपर सेल्स हैं, तो इसलिए चिंता का विषय है। डॉक्टर राम, वो कह रहे हैं कि स्लीपर सेल्स भी हैं और बॉर्डर आप देखिए जिस तरह से है उसे निशाना बनाया जा सकता है वहीं से, क्योंकि वो पहले का रूट भी रहा है और रूट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ घुसपैठ कराने की कोशिश की जो आशंका जताई जा रही है वैसा कुछ हो भी सकता है। तो उस पर अब किस तरह से गहनता से चर्चा करना और काम करने की जरूरत है। लेकिन ये कहा भी गया है कि तैनाती को बढ़ा दिया गया है। निश्चित रूप से तैनाती को बढ़ा दिया गया है, सतर्कता बांटी जा रही है। और इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो 2016 में जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया गया था उससे ये पता लगा था कि आईएसआई के 24 एजेंट को भारत में गिरफ्तार उस समय किया गया था। उनमें से अधिकांश सब ये नेपाल के माध्यम से ही अंदर घुसे थे। अभी ताजा स्थिति ये है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ही एक अंसारी नाम का एक पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ था। ये दरअसल कतर में कैब ड्राइवर था, इसको आईएसआई ने एजेंट बनाकर यहाँ भेजा था और जब ये लौट के जा रहा था तभी शिकायतस्पद गतिविधियों पर नजर पड़ गई हमारी सुरक्षा एजेंसी की। जब इसको गिरफ्तार किया उसी आधार पर रांची में भी एक अख्तर आजम को भी गिरफ्तार किया गया। उनसे इस बात का पुख्ता पता लग गया कि अब जो है आतंकवादियों को पाकिस्तान ने सीधे कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने के बजाय बांग्लादेश होते हुए उनको नेपाल के माध्यम से वो भारत में प्रवेश करा रहे हैं। जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ गुप्ता जी ने बताया कि ये बॉर्डर जो है बहुत पोरस है, इस पे इजीली लोग अभी तक आते जाते रहे हैं और इस पर सीमा का एक तरह से फेंसिंग वगैरह नहीं है। और यही एक कारण है कि जैसे सीमा हैदर का भी किस्सा पता है, नकली पासपोर्ट इजीली बनाकर, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं, उन सब के द्वारा ये लोग चले आते हैं। तो निश्चित रूप से हमको सभी एंगल्स पर देखना पड़ेगा। सीमा पर जो प्रहरी हैं उनको सुपरवाइज करने वाले लोग क्या हैं, कहीं वो तो इस तरह के भ्रष्ट आचरण में नहीं फंसे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी सेना तो ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन सेना के अलावा भी बहुत से लोग होते हैं जो सीमा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। लेकिन अब जो है इनका काफी रिगरस कोमिंग हो रहा है, सर्चिंग हो रहा है, आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करके ड्रोन द्वारा एक एक आदमी को जो अंदर आ रहा है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठ जाते हैं दिनेश जी। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि बॉर्डर से जब आप पार करते हैं उसके बाद आपको शेल्टर कौन देता है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो, खाने पीने को लेकर हो, रहने को लेकर है। शेल्टर जो लोग दे रहे हैं उन्हें भी अब चिन्हित करने की जरूरत है, क्योंकि स्लीपर सेल्स जिस तरह से अब एक एक करके एक्टिव भी हो रहे हैं, क्योंकि कई जासूसों के नाम तो सामने भी आ गए हैं, रिमांड पर भी लिया गया है, एक एक करके तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जी आप सभी को प्रणाम माशा जी। देखिए सबसे पहले जैसे कि बातचीत जैसे आपने बताई, तो उसके अलावा थोड़ी जानकारी मैं ये मतलब है कि जैसे कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि नेपाल बॉर्डर की जैसे बातचीत हो रही है तो देखिए थोड़ा समझना ये आवश्यक है उस तरीके से आचार्य कि देखिए वहां पर एक तो क्या है कि जो घने जंगल हैं और घने जंगलों के आसपास में जैसे जो गांव पड़ते हैं और जैसे कि 2-3 स्टेट इकट्ठे लगे, जैसे कि महाराजगंज सोनौली जैसे कि मतलब बॉर्डर पड़ा, उसके अलावा से बिहार की तरफ से एक रास्ता निकलता है उसी मतलब जंगल का और फिर सीधा सीधा नेपाल की तरफ एंटर कर जाता है। तो पोरस बॉर्डर्स होने के कारण थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा उसके अलावा जैसे कि स्लीपर सेल्स को लेकर के मुझे बताना आवश्यक था, इसलिए मैंने ये जानकारी बताई आपको। और उसके बाद में देखिए साथ साथ ये था कि जैसे इससे पहले और कहीं ना कहीं जैसे कि बॉर्डर के आसपास में और बहुत सारे मदरसा जो थे वो सक्रिय थे और मदरसा जो थे उनकी आड़ में ठीक है मतलब कुछ ना कुछ ठीक भी होंगे, लेकिन कुछ जो थे वो एक तरह से इन आतंकियों की पनाहगार बन के रह गए थे और उनकी पुलिस एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से और मिडिल ईस्ट के थ्रू रूट करके भेजी जाती थी। और एक तरह से नेपाल देखिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो खैर देखिए नहीं करना चाहेगा इस चीज को, लेकिन उसमें चुनिंदा कुछ शक्तियां ऐसी जैसे कि अब लोकतंत्र है तो उसमें देखिए किसको क्या रोक सकते हैं। अभी वर्तमान जो सरकार है वो हमारी फेवरेबल है, वो हमें ही चाहती है ऐसे। इससे पहले के कुछ जैसे कि हमें नजर आया था और दिखाई दिया था तो उस टाइम पे किस तरीके से
और भारत ने पूरा कब्जा मतलब कब्जा तो नहीं बोले, कंट्रोल करने की कोशिश की थी वहां पर अपने लोगों को जैसे कि अपना स्थापित करके या व्यापारियों को वहां पर जैसे मदद करके और मतलब उस तरीके से पूरा। क्योंकि उससे पहले क्या था कि चाइना जो था तो उसने एक तरह से अपना अधिकार जमाने की कोशिश की थी उस तरह से नेपाल के थ्रू, और नेपाल के थ्रू अपने स्पाइस को बेच करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी की थी। तो उसके से कहीं ना कहीं जैसे अब हमने क्या किया कि अपने तरीके से ट्रेड एक्टिविटी जो है उनको जैसे बढ़ाया, तो उनके द्वारा और जैसे स्लीपर सेल्स हैं तो उनको कहीं ना कहीं देखिए ट्रेड रूट जो है वो उनके इस तरीके से बंद कर दिए जाए जिससे कि जो आतंकियों के पनाहगार जो इस तरह के ट्रेडर्स हैं तो उनका एक तरह से फंडिंग जो है वो रुक जाए। उसके साथ साथ जो आतंकियों के जैसे खैर खा या उनके शुभचिंतक जो है उनकी फंडिंग रोक दी जाए, और इसी तरीके से इस तरह के जो सो कॉल्ड मदरसा जो है मदरसा के नाम पे एक तरह से जो काम करते थे उनकी फंडिंग रोक दी, तो स्लीपर सेल्स को अपने आप ही कहीं ना कहीं जो है रुकावट जब फंडिंग में आएगी तो दिक्कत परेशानी आएगी और उसके बाद वो चीजें नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि उससे पहले बहुत सारे जो स्लीपर सेल जो एक्टिव हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से चुपचाप जैसे कि किसी भी तरह कोई दुकान या कोई जैसे कि कोई और प्रतिष्ठान बना करके यहाँ पर जो है उसकी आड़ में और काम करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए पहले से ही जो चीजें जैसे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए या जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ अलग अलग अभियान चला करके तो उन चीजों को चला करके, और जैसे जो गैर जैसे भाजपा जो सरकारें, जैसे भाजपा ने इसलिए बोला क्योंकि जैसे वर्तमान जो सरकार जिसके अंदर भाजपा की है तो इसके अलावा जो प्रतिपक्ष है तो वो इस तरीके से कुछ जैसे सरकारें जैसे खासकर मैं बताऊं कि बंगाल की तरफ, तो बंगाल की तरफ से आप जैसे कि बीच में जैसे पकड़ के काफी दिल्ली के अंदर घुसपैठी है तो उनके पास में आधार कार्ड जो है 24 परगना या उसके आसपास की जगहों के मिलते थे। अभी तो कहीं ना खबर कहीं ये भी इसका आई मतलब है यह है कि कि कोई ना तैनाती को कोई बढ़ा सरकार दिया इनको मदद गया कर है, रही है। निर्देश दे दिए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से महराजगंज की बात हुई उसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो अलग अलग इलाके पड़ते हैं जहां से घुसपैठ करने की रूट बताए जा रहे हैं, जहां पर अभी तैनाती को बढ़ाया गया है, जिस तरह से सुनोली है, ठूठीबारी है, ये तमाम इलाके जो सीमावर्ती क्षेत्रों में आते हैं जहां पर अब तैनाती को बढ़ाया भी गया है। एसएसबी, पैक और पुलिस की ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है। लेकिन क्या लगता है कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन अब रहने वाली है कि अगर इस तरह से घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है? ब्रिगेडियर अनिल, डॉक्टर राम इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, मेरा विचार तो इसमें एकदम अलग ही किस्म का है। इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हमको थोड़े सख्त कदम उठाना पड़ेंगे और जिसमें सख्त कदमों में पहली चीज तो ये, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, किसी भी धर्म के हो, उन सब जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगा देना चाहिए और उनका कंट्रोल रूम पुलिस से सीधा संपर्क होना चाहिए, जिससे कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आए तो उसका वही रिकॉर्ड रखा जा सके जिस तरह की होटल में रिकॉर्ड रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जो है ये स्लीपिंग सेल क्यों एक्टिव हो रहे हैं? ये राजनीतिक संरक्षण के कारण हो रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि जब पूरा देश जो है ऑपरेशन सिंदूर में बिजी है, पूरा देश का खून खौल रहा है और सभी विरोधी दल कहने के लिए सरकार के साथ सरकार ने पूरी जिम्मेदारी फौज को सौंप दी है। अब वहां पर भी अगर कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हुआ, 0/0 मिला, अरे ये किसके लिए कह रहे हैं आप वो दिन भूल गए जब आपके अब्बा जो थे गृह मंत्री थे, तब आपके डॉक्टर बहन को एक नकली अपहरण के कारण छुड़ाने के लिए हमने जिन आतंकवादियों को छोड़ा था वही आतंकवादी आज सिर के दर्द बने हुए हैं। तो जब तक ये राजनीतिक संरक्षण नहीं घटेगा तब तक सेल्स को यहाँ पर खत्म करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही है दिनेश जी। हाँ, पूरे कीजिए डॉक्टर राम। जो स्लीपर सेल बन रहे हैं उनको सख्ती से रोकना, उनके लिए जो भी स्लीपिंग सेल में पकड़ा जाएगा, सिद्ध हो जाएगा लीगली, उसके लिए सजाए मौत होने का प्राविधान करना चाहिए। अन्यथा अगर संभव हो सके तो इनका जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को समुद्र की सैर कराने भेज दिया गया था, ऐसा हम क्यों नहीं पहुंचाते? जब तक इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तब तक स्लीपिंग सेल जो है इस देश में नहीं बंद होंगे और पैसे के खातिर, धर्म की अंधता के खातिर, राजनीतिक संरक्षण के कारण ये स्लीपिंग सेल पनप रहे हैं और आगे भी पनपेंगे। दिनेश जी, अब सवाल जिस तरह से डॉक्टर राम ने भी छोड़ दिया और बहुत अहम और गंभीर सवाल है कि राजनीति का जो शेल्टर इन लोगों को मिलता है जिसमें ये फलते फूलते हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं नजर लगाना जरूरी है कि अपने वोट बैंक को ध्यान में ना रखते हुए काम करने की जरूरत है कि बाहर से लोग आकर रह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं और अगर वो वोट डालते हैं तो वोट बैंक के तौर पर उन्हें देखा जाता है, तो संरक्षण के लिए काम होता है।
उससे हटकर अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, सुरक्षा की बात है। जी बिल्कुल आशा जी, देखिए राष्ट्र नीति जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए और सबसे आगे राष्ट्र नीति को ही रखना चाहिए सभी दलों को। और दलों से अलग दलगत राजनीति जो है उसके लिए देखिए इस तरह की इस टाइम पे आवश्यकता नहीं है सर। जिस टाइम पे पूरे देश में और देश प्रेम जो है वो चरम पर है, तो उस तरीके से उस टाइम पे इस तरह की मतलब है कि गलत तरह की चीजों को कहीं लेकर के, और देखिए लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन बात रखने का हक एक होता है यूज, एक होता है मिसयूज। तो मिसयूज करने वाले जो कार्य है इस वक्त पार्टीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनको समझना चाहिए कि इस तरह की चीजों से अभी इस टाइम पे अगर इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को गर्त में ले जाने का काम वो स्वयं करेंगे और सुसाइडल एक्ट इनका एक तरह से होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए मैं समझता हूँ कि मैं एक तरह से पूरे तरह संतुष्ट हूँ कि वर्तमान जो सरकार है उसके एक तरह से जो मतलब कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं बेहतरीन है। और उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जैसे कि नक्सलवाद जो था खत्म करना, एक तरह से ऐसा लगता था कि बहुत ही मुश्किल है। जैसे कांग्रेस की एक पूरी लीडरशिप को पूरा साफ कर दिया गया था एक नक्सली हमले में, तो उसको लेकर के और अब एक तरह से देखे मतलब हमें मतलब साफ साफ दिखाई दिया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद बिल्कुल तो एक तरह से समाप्त कर दिया गया उसी तरीके से। और अब ये कूच करेंगे सीधा तरीके से नॉर्थ ईस्ट में और जैसे और अन्य जगहों पे जहां जहां पर नक्सलवादी हमारे अंदर से ही जैसे कि जो मतलब जो पनप रही चीजें, तो उसको खत्म करने के लिए जो पूरे तरीके से मतलब मल्टी एजेंसी जैसे कि जो सभी एजेंसीज है उनका तालमेल और समन्वय करके और बेहतरीन तरीके से, जैसे गृह मंत्री बार बार क्षेत्रीय जैसे बैठक लेते हैं 2-3 प्रदेशों को इकट्ठे लेकर के, वो बेहतरीन है। मतलब समन्वय जो है इन सिंक करना देखिए जरूरी होता है। जैसे कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो दो जो मतलब कि ज्ञानी वक्ता है वो उसको ढंग से सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं और इन सिंक होकर हम लोग सब बात कर पा रहे हैं। उसी तरीके से आप मॉडरेट कर रही हैं तो चीजों को उन्हीं को लेकर सब चीजें इन सिंक जब तक आशा जी नहीं होंगी, जब से सब चीजें एक दूसरे की समझ में नहीं आएंगी तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। तो उसी तरीके से वर्तमान सरकार जो कर रही है, तो मुझे लगता है कि सभी मतलब जो पार्टी और जो है उनको एक तरह से देश हित को सर्वोपरि मान करके ठीक से चलना चाहिए। स्लीपर उन्हें ब्रिगेडियर अनिल, जिस तरह से सोनोली बॉर्डर की मैं बात कर रही थी कि विशेष सतर्कता वहां पर बढ़ाई गई है, फोकस काफी तरीके से सोनोली बॉर्डर पर दिया गया है, लेकिन आईडी वेरिफिकेशन, थर्मल स्कैनिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, मैनुअल तलाशी का जो दायरा है वो अब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा भी गया है, कुछ ऐसे केसेस भी आए थे। सीमा हैदर को ही आप ले लीजिए, नेपाल के रास्ते से भी वो भी भारत पहुंची थी, और कई बार जब आधार कार्ड की चेकिंग होती है तो फेक डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं। आशा जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अब जैसे आप संदूर के बाद भारत ने अपनी नीति भी बदल दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्ट होगा उसे हम एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी यहाँ पर वारदातें होती हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के साथ ना हो, इसलिए पाकिस्तान के जरूरी बन जाता है कि वो ऑल्टरनेटिव ढूंढे, और ऑल्टरनेटिव उसके पास बांग्लादेश और नेपाल हैं। तो ये जरूरी है जैसा आपने कहा, और हमें मैनुअल तरीकों के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा। और हमें जो हमारे जो पहचानने के तरीके हैं, आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं उनको, और खासकर जो लोग नकली डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि ये जहाँ पे जो आधार कार्ड वगैरह बनते हैं ये लोग फर्जी, ये एक फर्जीवाड़ा फैक्ट्रियां चला रहे हैं जहां पर ये काम करते हैं, उनको ढूंढना और उनके ऊपर नकेल कसना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि ऐसे साधन जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाना, मॉनिटरिंग करना, ड्रोन्स के साथ मॉनिटरिंग करना, ये भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर राम, जिस तरह से कहा गया कि नेपाल सीमा पर अब 24 घंटे निगरानी जो है वो रखी जाएगी, लेकिन उसके अलावा भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है कि नहीं, कि जो आयात निर्यात हो रहा है उस पर भी चेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग आ जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये करना चाहिए कि जितने भी चेकिंग अथॉरिटीज हैं उनके पास वो सॉफ्टवेयर पहुंचाना चाहिए, जिससे कि आधार कार्ड के नंबर से वो सही है या गलत है, उसमें एक ओटीपी आता है, उसको पहचान कर वो निकाल सके। अगर ये गलत है तो उसी समय उनको अरेस्ट कर देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इस मामले में हम जितनी सख्ती वापरे बहुत कम है। वो इसलिए कम है कि देखिए अभी तक कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसमें कभी भी इस तरह धर्म पूछकर गोली नहीं मारी गई। धर्म पूछकर को मारने का सीधा मकसद है कि जो गजवाए हिंद का इनका प्रोग्राम है उसका इम्प्लीमेंटेशन। वो चाहते हैं कि उधर आपके म्यांमार से लेकर उधर अफगानिस्तान तक पूरी जगह शरीयत का कानून हो, दूसरे लोगों को मार ठोक के खत्म कर दिया जाए। अरे ऐसे ऐसे लोग पकड़ में आए हैं आईएसआई के एजेंट्स और आतंकवादी
जो 45 साल से ये हत्या करते चले आ रहे हैं, उनके कई नाम इस समय आपके पब्लिक मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये सिर्फ एक भारत के राजनीतिक, कूटनीतिक राजनीति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अन्यथा आज के जमाने में जब देश एक संकट से गुजर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इस समय देश की सुरक्षा महान खतरे में है, उस समय हमारे जो विपक्षी नेता पूछते हैं कि भाई हमारे कितने प्लेन गिरे। अरे उन्होंने ये तो नहीं पूछा पाकिस्तान के कितने प्लान गिरे, पाकिस्तान के कितने लोग मरे। और ये एक शर्मनाक स्थिति है। राजनीतिक चश्मे को उतार कर हम जब तक इसको देखते रहेंगे और हमारी सरकार की जबरदस्ती टांग खिंचाई करेंगे, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, उनकी दुश्मनी हमारे प्रधानमंत्री से। जब देखो तब प्रधानमंत्री का मीन बेग निकालते रहते हैं। और यही तो आज आपने देखा बीकानेर से जिस तरह से दहाड़ उन्होंने दी है, उन्होंने कहा कि अब मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है और वो भी गर्म सिंदूर, लहू की जगह। तो ये एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात रहती है और पाकिस्तान के लिए तो उसके साथ भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। लेकिन दिनेश जी, पीलीभीत से महाराजगंज तक की अगर हम बात करें, कॉम्बिंग जंगलों की करना कितना जरूरी रहेगा अब? बहुत ज्यादा जरूरी है चलिए, क्योंकि देखिए जैसे पुरानी कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। और जैसे शरीर अगर मजबूत रहता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, तो बाहर की कोई बीमारी असर नहीं करती। इसीलिए हमें क्या है कि एक तरह से चिन्हित करके और इन दोनों का मतलब कि इसमें इस वाक्य से मतलब जुड़ी हुई चीजें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एक तरह से पूरा जैसे कि मतलब इतना घना वहां पर जंगल है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ बिहार में और तीसरी तरफ जो है सीधा जाकर के नेपाल की तरफ उसकी एंट्री हो सकती है। यानी कि उस जंगल में एंटर करके कहीं ना कहीं मौका देख करके किसी तरीके से कोई अगर जाना चाहे तो उस तरीके से उसको कोई ना कोई मौका, जैसे घनी कोई बारिश हो रही है या आंधी, इस तरह की चीज अगर है तो उस टाइम पे एंटर करने का कोई ना कोई उसको रास्ता, कोई ना कोई जैसे आतंकी है या इस तरह के जो मतलब कि जो गलत इरादे से कोई अगर घुसा है तो उसको जगह कोई ना कोई दोनों तरफ से आने और जाने की देखिए मिल जाएगी ऐसा। तो उसी को लेकर के देखिए कॉम्बिंग करना जरूरी है कि अगर उसमें कोई शेल्टर, जैसे कि अभी जैसे एक आतंकवादी सीसीटीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है दिनेश जी, सीसीटीवी, मेटल ड्रोन। जी बिल्कुल। और उसके बाद डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्पेशल तौर पर जो मैं देख रही हूँ कि पीलीभीत है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जहां पर निगरानी तेज करने की बात भी हुई है। जी बिल्कुल, पूरे तरीके से जो आप बता रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए कि कॉम्बिंग जो है फिजिकल जो है वो भी जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह पर ये देखने को आया कि जैसे वहां पर कुछ जो आतंकी जो हैं, तो उन्होंने क्या था कि अंडरग्राउंड जो है अपने सेल्स बना रखे थे, अंदर जो है बंकर बना रखे थे, जिसमें कि 10-15 दिन का अपना राशन लेकर के वहां पर छुप जाया करते थे, कोई वारदात करते थे और वहां जाके छुप जाते थे। इसीलिए एक फिजिकल कॉम्बिंग जो है टेक्नोलॉजी के साथ में वो करनी आवश्यक है। और उसी को लेकर के सारे के सारे एसएसबी को चाहे लें, चाहे लोकल पुलिस लें, तो इन सिंक लेकर के, और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, इन सभी को इन सिंक होकर के ब्रिगेडियर और साथ अनिल, में कार्रवाई करने की मतलब जब पहला युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो कबायलियों की आड़ में ये युद्ध हुआ। फिर दूसरे की अगर हम 65 की बात करते हैं तो घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से कि भारत के साथ जो तनाव है वो पैदा हो जाए, विद्रोह बढ़ जाए। फिर तीसरे की बात हो रही है जब 71 की, तो आप देखिए 71 में किस तरह से विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय सेना को उकसाया भी गया, पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में इस तरह से घटना को अंजाम दिया। फिर 99 में कारगिल युद्ध जिस तरह से हुआ, तो घुसपैठ कराने की वहां पर भी कोशिश हो रही थी। बीएसएफ के जवानों ने जिस तरह से घुसपैठियों को पकड़ा भी, और कारगिल युद्ध में आपने देखा किस तरह से नाकुचने भी पाकिस्तान को चबाए गए। लेकिन उसके बाद 2016 भी हुआ, 2018 भी हुआ, अब 2025 भी है, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक किसी को नहीं भूली है, अभी उरी स्ट्राइक किसी को नहीं भूली है। 2008 में भी किस तरह से पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा घोंपा। आशा जी, जैसे मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक रेगुलर आर्मी नहीं है, वो एक लश्करों की सेना है। और आप देखेंगे कि जैसे आपने 47 का जिक्र किया, वहां भी लश्करों का सहारा लिया गया। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर यही तो था। इतने ज्यादा लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया गया जम्मू कश्मीर में इस होप से कि वो कश्मीरी ना रिवोल्ट कर जाएंगे भारत के खिलाफ, और 71 में भी उन्होंने वही किया। अब तो इनकी वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन चुका है ये। और मुझे लगता है कि ये जो नेपाल बॉर्डर पे, जैसे इधर से इन्होंने, आपने जैसे जिक्र किया, 50 आदमी बीएसएफ ने क्लेम किया कि सांबा बॉर्डर पे उन्होंने शकरगढ़ बेल्ट बल्ज में उनको मारा है। शायद ये एक किस्म का ये रसद भेज रहे हो, एक किस्म की रीइंफोर्समेंट भेज रहे हो नेपाल बॉर्डर से दहशत गर्दों की, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर मान लो सीजफायर नहीं होती तो वो उसको और ज्यादा तूड़ ले सकते। ठीक है। तो ये तो इनकी वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन का हिस्सा है।
इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सशस्त्र सीमा बल है SSB, ये एक नई फोर्स है और बैटल टेस्टेड नहीं है, कॉम्बैट टेस्टेड नहीं है। इसलिए इनकी ट्रेनिंग पे हमें बहुत जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, कोऑर्डिनेट सर्च और ये सारे कोई आसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए डॉक्टर राम, आपका भी धन्यवाद। दिनेश जी, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल नेपाल के रास्ते पाकिस्तान घुसपैठ भारत के अंदर करा सकता है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल लगातार, आप देखिए किस तरह से प्रहरी जो है वो डटे हुए हैं और किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना का जवान पूरी तरह से तत्पर है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।